सीताराम जय बोले। नमस्कार, मिलते हैं आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और समझते हैं। आज एक प्रश्न आया है, जो प्रश्न पूछा है मेरे से, एक क्लाइंट का प्रश्न है। वो बोल रहे हैं कि यदि प्रश्न था उनका, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है उन्होंने। प्रश्न क्या है आपको भी सुनना चाहिए। वो प्रश्न किससे संबंधित है? सर्वप्रथम तो ये जानते, वो प्रश्न था अपने सप्तम भाव से संबंधित प्रश्न लिया गया था। प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो क्या फल प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न को समझते हैं। देखो, सर्वप्रथम बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम तो अपने को प्रश्न पूछा है कि सूर्य क्या फल प्रदान करेगा, तो सूर्य पे ध्यान देना चाहिए। बात सर्वप्रथम यही आती है, तो अपन सूर्य पर ध्यान देते हैं। सूर्य पे ध्यान देते तो सूर्य के बारे में जानते कि सूर्य एक कैसा ग्रह है। सूर्य क्या करता है? आत्मविश्वास प्रदान करता है, तेजस्वी होता है, व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। ये इसके गुण हैं। तो अब ये सूर्य इस प्रकार के फल प्रदान करता है, तो ये क्या करेगा? पति पत्नी के मध्य में एक आत्मविश्वास बनाएगा, आत्मबल बनाएगा, उनके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। इन चीज़ों को करने वाला है सूर्य। तो इसके साथ ही अपने को ये चीज़ तो सूर्य के बारे में पता लग गई, लेकिन ये भी समझते हैं कि सातवां भाव संबंधित किस किस चीज़ से हैं। सातवें भाव को देखने के लिए कब पता लगेगा? पूरा अवलोकन तो तब अपन को पता लगेगा इसके बारे में कि जब अपन सर्वप्रथम इसका क्या देखेंगे, यहाँ से लग्नेश से देखेंगे कि लग्नेश क्या है। लग्नेश से ये पता लगेगा कि इस बालक का जन्म कौन से समय पर हुआ है। साथ ही लग्नेश के साथ साथ उसके लिए अपने को लग्नेश देखेंगे। लग्नेश देखते अपने को पता लग जाएगा कि लगन में कौन सा उसका स्वामी बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ये चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ से पता लगेगी अपने को? ये चीज़ जब पता लगेगी जब अपने के पास क्या होगी? कुंडली होगी। और कुंडली कहाँ से प्राप्त होगी? कुंडली प्राप्त होने के लिए कि सबसे सर्वप्रथम चीज़ अपने पास उपस्थित होनी चाहिए। और वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है अपने पास डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान। इन तीन सामग्री के माध्यम से ही है, तो समझो, या तीन वस्तुओं के माध्यम से, या तीन अंकों की संख्याओं के माध्यम से, कैसे भी समझो, किसके माध्यम से ही अपन को क्या लगेगा, उसका बारे में पता लगेगा। फिर जन्म कुंडली बनाई जाएगी। जन्म कुंडली में कौन से नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, इस नक्षत्र को देखा जाएगा। फिर नक्षत्र को निकालने के बाद फिर उसमें से तिथि घटिपल वगैरह निकालने के बाद व्यात व भोग करने के पश्चात इस प्रकार से आपके एक जन्म कुंडली का जन्मांक चक्र बन करके तैयार होगा। उसमें से आएगी फिर वो निकल करके। तो ये जन्म कुंडली इस प्रकार से फल प्रदान करती है। तो आपको भी समझना चाहिए। देखो, आपको समझाने के लिए हम बोलचाल की भाषा में समझने वाले हैं पूरी ज्योतिष को, क्योंकि बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि बोलचाल की भाषा में समझने से थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो इसलिए अपन इसको एक कन्वर्सेशन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आज विचार हो जाए। यदि आप चाहो तो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहो तो इसको बढ़ाते हैं आगे। और आज समझते हैं जन्म कुंडली के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ कि जन्म कुंडली से क्या क्या होता है, क्यों देखनी चाहिए, जन्म कुंडली से क्या देखा जा सकता है, जन्म कुंडली है क्या। ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों को लेते हुए समझते हैं। तो इन सब बातों में आती है कि जन्म कुंडली कहाँ से है। जन्म कुंडली भी कहाँ से निकलने लगी, कहाँ से बनाने लगे जन्म कुंडली। हमारे वेदों में उल्लेख है। ज्योतिष नाम का एक जो ज्योतिष शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, उससे ही जन्म कुंडली के बारे में पता लगता है। ज्योतिष शास्त्र किसी
जन्म कुंडली की। इसमें भी दशाओं की ग्रहों की स्थिति महर्षि पराशर की ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य जी बोला गया है उनको, जो सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा रचना की गई है इसकी। तो इसमें भी बताया गया है अलग अलग के बारे में। तो सर्वप्रथम तो अपने एक ही प्रश्न उठाते हैं, एक प्रश्न है अपने पास कि ज्योतिष क्या है। तो पहला प्रश्न उठता है कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष को समझते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ये हमारे पूर्व ऋषि मुनि द्वारा अनुभूत एवं भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त एक विशेष ज्ञान है, जो अनंत ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों के जीवन दर्शन एवं समस्त भौगोलिक घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करता है। अतः ज्योतिष ज्ञान के लिए पंचांग का ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो ज्योतिष की एक सामान्य परिभाषा बताई गई है। साथ ही प्रश्न है अपने पास अगला कि ज्योतिष और क्या है। ज्योतिष को वेदों के नेत्र बताया गया है। क्या है ज्योतिष? हमारे नेत्र, जो नेत्रों की उपमा दी गई है। क्या है? वेद अगर शरीर है ना तो उसके क्या है? नेत्र हैं। क्या? ज्योतिष। अगर वेद पूरा शरीर है तो नेत्र, ज्योतिष क्या है? नेत्र हैं उसके, इसलिए ज्योतिष को क्या बताया गया है? नेत्र बताया गया है। और आगे उसी प्रकार से फिर जन्म कुंडली की तरफ अगर अपन इस प्रकार से मोड़ लेते हैं यहाँ से, तो समझते हुए पंचांग क्या है। प्रश्न अगला प्रश्न उठता है कि अपने पास पंचांग की जानकारी होनी चाहिए, तभी अपन जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो प्रश्न आ गया कि पंचांग क्या है, पंचांग को समझिए। तो पंचांग की भी एक परिभाषा बताई गई है, बहुत सुंदर थी। क्या कहा गया एक श्लोक है, तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगं पठनं नित्यं गंगा स्नानं फलं लभेत्, गंगा स्नानं फलं लभेत्। अर्थात तिथिवार, नक्षत्र, योगकरण, ये पंचांग के 5 अंग कहे गए हैं और इन्हीं से मिलकर के पंचांग का निर्माण हुआ है। आगे इसके बाद में समझते हैं। इसके बाद का प्रश्न आता है फिर पंचांग के समझने के बाद। अब पंचांग भी कब समझेंगे? जब पंचांग को समझने के लिए अपने पास होनी चाहिए सर्वप्रथम समय की जानकारी, तब अपन पंचांग के बारे में जान सकते हैं। समय की जानकारी के लिए, समय की जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? समय के लिए देख, समय के लिए, समय अर्थात काल। अब काल की जानकारी होनी चाहिए, तभी अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पंचांग क्या है ना। पंचांग के बारे में तो तभी आएगा ना, पंचांग की गणना है तो तभी आएगी जब समय की पकड़ होगी अपने पास। तो समय की पकड़ के लिए तो काल के बारे में, काल की परिभाषा क्या होती है ये बताया गया है। तो सुनो, देखो, काल की परिभाषा बताई गई है। काल अर्थात समय क्या है कि ब्रह्मांड की आयु को भगवान शंकर ने काल में निर्धारित कर विभिन्न भागों में विभक्त किया है। किसको? ब्रह्मांड की आयु को भगवान शंकर ने विभक्त किया है। जैसे अब इसको समझते हैं कि भगवान शंकर ने इसको विभक्त तो कर दिया। अब इसके भी कौन कौन से भाग हैं, तो उन भागों को समझेंगे सर्वप्रथम। तो जैसे अब समझते हैं भाई, 60 विपुल क्या होता है? 60 विपुल होते हैं, जो 60 विपुल के बराबर एक पल होता है साहब। ये समय की सबसे छोटी गणना है। जैसे अपन घंटे, मिनट, सेकंड में गिनते हैं ना, उस हिसाब से ये ज्योतिष की गणना है, जिसको समझते हैं 60 विपुल बराबर एक पल, 60 पल बराबर एक घटी, और 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, और 60 घटी बराबर 24 घंटा, और 24 घंटा का अर्थात क्या हुआ? 1 दिन रात हो गया। तो फिर 7 दिन, 7 दिन का क्या बनेगा? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह अर्थात 15 दिन, 1 पक्ष हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, 2 पक्ष, 1 माह, 12 माह, 1 वर्ष, 365 दिन, 1 वर्ष,
इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये विभक्त हो जाएंगे। अब आगे समझते हैं। ये तो सबसे छोटी गणनाएं बताई गई है। जो सबसे छोटी गणना क्या होती है, 60 विपुल, अर्थात यहाँ तक भी अपन ज्योतिष के माध्यम से इतना पीछे जाकर, इतना आगे जाकर भी देख सकते हैं, मतलब इतना सूक्ष्म डीपली जाकर भी किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये ज्योतिष की गणनाएं हैं, अगर इनको समझ सकते हैं तो इनको जान ले। तो आगे प्रश्न है, इसके बाद में अपन आगे कुंडली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर अपने को जानकारी होनी चाहिए तिथि। तिथि क्या होती है, तो तिथियों का समझो पहले। तो तिथि के लिए भी बताया गया है कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो दोनों पक्षों को मिलाकर एक माह बनता है। तो एक माह में कितनी तिथियां होती है, 30 तिथियां होती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि तो अमावस्या कहलाती है और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। और इन तिथियों का नाम क्या है क्रम से, तो वो भी सुना देते हैं आपको। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। और इनको अपन बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। पड़वा, दोज, तीज, चौथ, पाँचा, छठा, साता, आठा, नौमी, दसा, 11, 12, 13, 14, अमावस और पूर्णिमा। तो ये जानकारी हो गई अपने पास। इसके बाद में फिर अपने को इसके बाद में जानकारी होनी चाहिए वार की। तो वार को समझो। वार भी बताया गया। तो वार क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में वार की प्रवृत्ति कब से कब तक मानी गई, ये चीज़ है अपने पास। वार अर्थात दिन को माना गया है, अंग्रेजी मास जिस अनुसार अपन चल रहे हैं उसमें माना गया है दिन को 24 घंटे का, अर्थात 24 घंटे के पश्चात रात के 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक, अगले दिन 12 बजे तक क्या हो जाएगी, अर्थात डेट चेंज हो जाएगी, ये माना गया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही अलग बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तिथि की प्रवृत्ति, वार की प्रवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है, वार की प्रवृत्ति कब से कब तक रहता है, कि अर्थात यूँ बताया गया है कि जब तक से सूर्य उदय होता है तब से अगले दिन सूर्य उदय तक वही तिथि रहती है। अर्थात सूर्य उदय से अग्रिम सूर्य उदय तक के एक ही तिथि निर्धारित की गई है ज्योतिष शास्त्र में। और वार कितने हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी वार की संख्या बताई गई है, जो 7 ही बताई गई है। 7 वार कौन कौन से हैं, तो प्रथम वार आता है अर्कवासरायाम वितायाम, अर्क। दूसरे वार का नाम है चंद्र। तीसरे का वार का नाम है भौम। चौथे का बुध। पांचवे का बृहस्पति। छठे वार का नाम भृगु। सातवें वार का नाम शनि। और अंग्रेजी मास में इन्हीं वारों की प्रारंभ में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से ये वार की प्रवृत्ति हो गई। अब इसके बाद में अपने को कुंडली के बारे में जानने के लिए अपने को आज जानकारी होनी चाहिए नक्षत्रों की। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कितने हैं, तो नक्षत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नक्षत्र क्या है, ऐसा बताया गया कि सूर्य के नज़दीक एक तारों का समूह है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे है, उस मिल्की वे पर, मिल्की वे में जो हमारी पृथ्वी है, अर्थात सौरमंडल है, सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नज़दीक जो सूर्य है, तो ये क्या है, ये सूर्य। इसी प्रकार से सूर्य से के पास में एक और क्या है, ये एक बड़ा सूर्य है, तो इसके पास में एक और तारों का समूह है। इसी प्रकार से जैसे कि अपने तारामंडल का समूह है ना,
उसी प्रकार से एक तारामंडल का समूह है, उसके माध्यम से वहाँ से उसके कितने का समूह है, वो 27 का समूह है। तो वहाँ से वो क्या बने हैं, वो 27 समूहों को ही 27 नक्षत्र कहा गया है। तो जब जब इनके क्या होती है, नक्षत्रों पे जब जब इनकी जब गति बढ़ती है, गति परिवर्तित होती है, तब तब इनका नाम होता है। तो सबके अलग अलग नाम बताए गए हैं। इनका 27 से है ना, तो 27 जो 27 तारों का जो समूह है ना, उस समूह को के जो 27 अलग अलग नाम हैं उनके, उन नक्षत्रों के, वो नक्षत्रों का समूह है, उसको नक्षत्रों का समूह कहा गया है। तो क्या क्या नाम है सुनो। 27 नक्षत्रों में है, सर्वप्रथम पहला नक्षत्र आता है जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुनी, अस्त्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र हैं और इसी प्रकार से 27 नक्षत्रों के साथ ही 27 प्रकार के योग होते हैं। तो योग को भी समझो फिर। तो योग क्या है? अब योग का कुछ प्रश्न का जवाब है। योग का जवाब देखो, योग कहाँ गए? हमारे भी देखो योग का परिभाषा दिमाग में से निकल रही है। हाँ, योग किसे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के निरंतर देशांतर के योग से जो मान प्राप्त होता है उसे 27 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इन प्रत्येक भागों को योग कहा जाता है। प्रत्येक योग का विस्तार 13 डिग्री 12 मिनट तक माना गया है। अर्थात ये योग विभाजित होते हैं, चंद्रमा के साथ जो विभाजन होता है ना, उससे योग का निर्माण होता है। अर्थात 13 डिग्री और 12 मिनट के खिसकता है वो एक योग के पे। तो अर्थात 13 मिनट के लगभग ऐसा माना जाता है इसको। ये भाई 13 डिग्री खिसकता है ना, तो 13 डिग्री निकाली जाती है, फिर उससे सूर्य देते उसमें से नहीं होता है। योगी के 27 होते हैं, तो इनके भी नाम है, इनके क्या क्या नाम है, इनको भी जानकारी होनी चाहिए। जब जाकर कुंडली का निर्माण होता है तो वो क्या कौन से है योग, उन योग को जानो समझो कौन से है। विष्कुंभ, प्रति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुक्रमादति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परीग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वेदृति। इस प्रकार से ये 27 क्या है योग है। फिर इसके साथ में अपने को करणों की जानकारी चाहिए। करण किसे कहते हैं, जब जाकर के अपन कुंडली के बारे में जान सकते हैं। पंचांग के अंग चल रहे हैं तो पंचांग के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। अभी तो आप कुंडली की तरफ मत सोचो बिल्कुल भी, तब समझोगे भी तो बहुत कुछ है इसमें। आप स्वयं देख सकते हो, यदि आप इसको पूर्ण रूपेण आप सुनोगे ध्यान से, तो आप अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। स्वयं बना करके, स्वयं अपनी कुंडली को अपने हाथों से बना करके आप देख सकते हो, उसके समझ सकते हो कि आपके क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके जीवन में क्या परेशानी उत्पन्न हो रही है। वही सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा में समझाकर बताई जाएगी, जिनको आप प्रयोग ले सकते हो। फिर होता है कर्ण। समझो तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। सर्वप्रथम ये एक तिथि होती है ना, उसके आधे भाग को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अर्थात सूर्योदय से सूर्योदय तक, जिनसे मान लो 30 घंटे का दिन हुआ, तो 30 घंटे में आधे भाग हुआ ना, तो उस आधे भाग को कहेंगे। 30 घंटा हुआ तो 15 घंटे का एक करण रहेगा, 15 घंटे बाद दूसरा करण चेंज हो जाएगा। तृतीयगम करणम स्यात्, प्रत्येक भाग की करण संज्ञा होती है। सूर्य चंद्र मध्य षड अंशांतरे करणमेकम। अर्थात अब करण भी 7 प्रकार के होते हैं। जो 7 तो क्या कौन से होते हैं, 7 होते हैं चल संज्ञक और 4 होते हैं स्थिर संज्ञक। 11 प्रकार के होते हैं वैसे तो,
लेकिन मुख्य रूप से है ना। तो 7 जो है चल संज्ञा को कौन से है, मुँह सूख गया है भैया हो बहुत भारी। आगे समझते हैं कौन से हैं। पहला बहु बालव कोलव, बहु बालव तेतिल गर्भ वणिजी कोलव विष्टि, ये क्रम से है। मैं क्रम से बता रहा हूँ इसलिए बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि क्रम से क्या है याद रहे ना। तो बहुत आप भी लिखना चाहो तो क्रम से इसलिए लिख भी सकते हो इनको समझने के लिए। वैसे मैं इसकी एक PDF बनाकर भी आपको दे दूंगा, समझाने के बाद इसको समझा भी देंगे। अगर आपको पसंद आएगी, आप कमेंट करोगे चाहोगे तो। 4 होते हैं स्थिर संज्ञक, शकुनी, नाक, स्तुग्न, चतुष्पद, इस प्रकार से 4 होते हैं। अब इसके बाद में अपने को जानकारी होनी चाहिए जन्म कुंडली बनाने के लिए कि एक वर्ष में 12 मास होते हैं। जिस मास पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी के अनुसार माह का नामकरण होता है। फिर जैसे चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र, समझ में आया? नहीं आया तो चलो फिर से समझते हैं इसको। क्या होता है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। परिभाषा इस प्रकार से समझ नहीं आती इसलिए बोलते, व्यवहारिक में समझने से बहुत अच्छे से समझ में आती है। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। जिस मास में पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है ना, उसी के अनुसार माह का नामकरण हो जाता है। जैसे चैत्र मास की पूर्णिमा हो तो चित्रा नक्षत्र हो गया साहब। जैसे पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र हो तो कौन सा हो जाएगा? ये आषाढ़ मास, है ना। तो इस बार पूर्णिमा आई थी जो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा पे आई थी, जिसको आषाढ़ रखा गया है। तो इस प्रकार से इनके क्या होता है, अलग अलग नाम हैं। अब समझते हैं पहली चीज़, कौन कौन से महीने हिंदी मास कौन से हैं जो ज्योतिष में प्रचलित है। वो 12 मास के नाम क्रम से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। थकान बहुत हो रही है आज, क्योंकि बहुत समय से भी एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे पहले बैठे बैठे ऑनलाइन, इसलिए थकान महसूस हो रही है थोड़ी। भारतीय एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नए वर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। कहाँ से होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इसके बाद में अपने को फिर नामकरण निकालने के लिए अपने को पास होना चाहिए अवकोड़ा चक्रम, उससे अपन नाम निकाल सकते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? अवकोड़ा चक्रम जब आपने अपने पास हो तो उससे अपन को प्राप्त हो सकता है कि बच्चे का नामकरण कैसे होगा। इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए? अवकोड़ा चक्र कौन सा है? 27 नक्षत्रों के, अर्थात ऐसा बताया गया है इसके लिए अवकोड़ा चक्र कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। तो वो बताए गए हैं 4 भाग कौन कौन से थे प्रत्येक नक्षत्र के। तो वो अवकोड़ा चक्र है जो जिनकी संख्या 108 है। तो आज यहीं पे एक झूठ रहस्य का क्वेश्चन है जो मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको याद हो तो कमेंट करना।